Hello everyone, welcome to Wow IS. Now we'll see our MCQs for 26th of June. So let's start. आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू मोपला रिबेलियन. कल ही के करंट अफेयर्स में कवर किया है, सो दिस शुडंट बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू गाइस. स्टेटमेंट 1, इट वाज कंटेम्प्रेरी टू नॉन कोऑपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट. सब जानते हैं, बिल्कुल सही है. ओके, मोपला जो प्रेजेंट्री थी, इसको मालाबार रिबेलियन भी बोलते हैं. तो मोपला प्रेजेंट्री वाज मुस्लिम और जो लैंडलॉर्ड्स थे दोज वर हिंदूज. ओके, ये स्टार्ट हुआ था एज एंटी गवर्नमेंट, एंटी कॉलोनियल एक मूवमेंट के तौर पे, और फिर ये कम्युनल हो गया एक टाइम बाद, क्योंकि मुस्लिम पेजेंट्री और हिंदू लैंडलॉर्ड्स, तो एक टाइम के बाद ये कम्युनल हो गया था. ओके, सो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट के टाइम पर ही ये चालू हुआ था, क्योंकि टर्की के सुल्तान के सारे राइट्स छीन लिए गए थे, तो उसके सपोर्ट में ये रिबेलियन चालू हुआ था. बट धीरे धीरे एंटी गवर्नमेंट, एंटी इस्टेब्लिशमेंट हुआ और धीरे धीरे फिर और कम्युनल हो गया एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम में. तो पहला स्टेटमेंट एकदम सही है. दूसरा स्टेटमेंट, द मोपला पेजेंट्स रिवोल्टेड अगेंस्ट द हिंदू लैंडलॉर्ड्स, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. आंसर है हमारा सी, बोथ 1 and 2. अब कॉन्टेक्स्ट क्या है इस न्यूज़ का, तो 1921 में ये मोपला रिबेलियन चालू हुआ था और 2021 में इसका 100th ईयर है, तो इसलिए इसको आप अच्छे से पढ़िएगा. ओके, जो इस रिवोल्ट के जो लीडर थे वो थे वरियम कुन्नत कुंजामत हाजी. ओके, तो मैं नाम लिख देता हूँ, वरियम कुन्नत कुंज अहमद हाजी, ये इसके लीडर थे. तो ये भी आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि अगले साल इसके 100 साल कंप्लीट हो रहे हैं. ना अगला क्वेश्चन देखते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू परचेजिंग पावर पैरिटी. परचेजिंग पावर पैरिटी दो स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करती है. एक है इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी, आपकी कितनी ग्रोथ है. ओके, इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी, एंड दूसरा है इकोनॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ये डिफ़ाइन करती है परचेजिंग पावर पैरिटी. और इसमें एक बास्केट ऑफ गुड्स होता है और उसमें हम कंपेयर करते हैं कि एक करेंसी के कंपैरिजन में दूसरी करेंसी में ये बास्केट ऑफ गुड्स कितने प्राइस में मिलते हैं. तो दैट इज़ परचेजिंग पावर पैरिटी. अब पहला स्टेटमेंट देखिए, इट कंपेयर्स इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग बिटवीन कंट्रीज़. ये दोनों, ये पहला स्टेटमेंट तो एकदम सही है. ओके, हमने डिस्कस किया ऑलरेडी. दूसरा, इंडिया इज़ द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ पीपीपीज. परचेजिंग पावर पैरिटी में ये स्टेटमेंट कहता है कि 6वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी है. ऐसा नहीं है, इंडिया एब्सोल्यूट टर्म्स में 6th है. ओके, एब्सोल्यूट टर्म्स में इंडिया इज़ एट 6th पोजीशन. बट परचेजिंग पावर पैरिटी की जब बात आती है तो इंडिया है हमारा 3rd पोजीशन पे. पहला है यूएसए एंड सेकंड इज़ चाइना. 3rd पे आता है इंडिया. ओके, क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ जो बास्केट ऑफ गुड्स कंपैरिजन में अफोर्डेबल है हमारे यहाँ. ओके, तो परचेजिंग पावर पैरिटी में जो इंडिया है वो 3rd नंबर पे आता है. आंसर हमारा ए, 1 ओनली. ये आपको याद रखना है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, हम 3रे नंबर पे हैं. लेट्स मूव फॉरवर्ड. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू सीबैट 2030 प्रोजेक्ट. सीबैट 2030 प्रोजेक्ट. स्टेटमेंट 1, इट वाज लॉन्च एट द पेरिस कॉन्फ्रेंस इन 2015. हमने कल ही ये चीज़ डिस्कस की थी. ये यूएन ओशन कॉन्फ्रेंस जून 2017 में लॉन्च हुआ था. ओके, 15 में नहीं हुआ था, तो ये स्टेटमेंट तो हो गया हमारा गलत. अब दूसरा स्टेटमेंट देखिए, इट इज़ अलाइंड विद द यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 टू कंजर्व एंड सस्टेनेबली यूज द ओशन, सीज एंड मरीन रिसोर्सेज. तो ये तो सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है. अगर आपने कल देखा था तो एकदम सही स्टेटमेंट है. आंसर हमारा बी, 2 ओनली. सो जो सीबैट 2030 प्रोजेक्ट है, दैट इज़ टू अश्योर दैट by 2030 we can map the entire sea floor. अभी तक प्रोग्रेस है, दैट इज़ 19% हमने कवर कर लिया है. ऑलमोस्ट 1/5 ऑफ द टोटल सी फ्लोर हमने मैप कर लिया है. और बाय 2030 हमारा एम है कि हम पूरा एंटायर सी फ्लोर को मैप कर लें.
जिसकी वजह से हमको काफ़ी सारे बेनिफिट्स होंगे। अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कल का जो करंट अफेयर्स मॉड्यूल है वो प्लीज़ एक बार कवर कीजिए, उसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ आवर क्वेश्चन नंबर 4 इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, स्पीकर हैज़ फाइनल अथॉरिटी to decide questions of disqualification of a member under the provisions of the 10th schedule anti-defection law. 10th schedule is anti-defection law. Okay, anti-defection law. सो ये स्टेटमेंट तो सही है, स्पीकर फाइनल अथॉरिटी है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि मणिपुर स्पीकर कुछ डिसीजन नहीं ले पाए हैं, तो उसकी वजह से उनके जो डिसीजन है उन पे सवाल उठ रहे हैं। तो स्पीकर ही फाइनल अथॉरिटी होता है एंटी डिफेक्शन लॉ में, ये चीज़ आपको पता है, आई गेस ये पता होना चाहिए, दिस इज़ वेरी ईजी। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, एंटी डिफेक्शन लॉ डज नॉट अप्लाई टू एन इंडिपेंडेंट मेंबर हु जॉइन्स अ पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर हिज और हर इलेक्शन। तो ये स्टेटमेंट है भाई गलत, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ इंडिपेंडेंट मेंबर पे भी अप्लाई होता है अगर वो कोई पार्टी ज्वाइन कर लेता है इलेक्शन के बाद। किस किस पे ये एप्लीकेबल है, तो देखिए, अगर कोई इलेक्टेड मेंबर अपनी पार्टी वॉलंटरी गिव अप कर दे, पार्टी मेंबरशिप गिव अप कर दे, ओके। दूसरा, अगर कोई इलेक्टेड मेंबर अपने विप के ऑर्डर्स के अगेंस्ट जाता है या फिर या तो एब्सटेन करता है वोटिंग से या अगेंस्ट वोट करता है। विप ने आपको ऑर्डर दिया और अगर आपने वोटिंग नहीं की या फिर आपने वोटिंग अगेंस्ट कर दी, ओके, अगेंस्ट वोट कर दिया अपनी पार्टी की लाइन के, तो उस केस में भी एंटी डिफेक्शन लॉ आप पे अप्लाई होगा। अगर इंडिपेंडेंट इलेक्टेड कोई मेंबर है, इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड मेंबर है और वो इलेक्शन के बाद कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेता है, ज्वाइन्स अ पॉलिटिकल पार्टी, उस पर भी ये एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होगा, उसको भी निकाल दिया जाएगा। और चौथा जो केस है कि नॉमिनेटेड मेंबर जॉइन्स अ पार्टी आफ्टर 6 months ऑफ नॉमिनेशन। शुरू के 6 महीने में अगर वो ज्वाइन कर लेता है कोई पॉलिटिकल पार्टी को, तो उसको एंटी डिफेक्शन लॉ में नहीं रखा जाता, उसको सस्पेंड नहीं किया जाएगा। लेकिन नॉमिनेशन होने के बाद 6 महीने बाद अगर वो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है तो वो एंटी डिफेक्शन लॉ में कवर होता है। तो आंसर है हमारा ए, 1 ओनली, ओके। ये कोई बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं था। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ना क्वेश्चन नंबर 5 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ए, स्टेटमेंट 1, रिजर्व्ड फॉरेस्ट आर डिक्लेयर्ड बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स, and statement 2, Indian Forests Act of 1927 defines the procedure for declaring a reserved forest। तो हम पहला स्टेटमेंट देखते हैं, रिजर्व्ड फॉरेस्ट आर डिक्लेयर्ड बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स। ये स्टेटमेंट एकदम सही है, ओके। लाइक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क्स, ये सारी जो भी अनाउंसमेंट होती है वो सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट करती है, ओके। स्टेट गवर्नमेंट इनको रिकमेंड कर सकती है, बट जो रिजर्व्ड फॉरेस्ट होते हैं, रिजर्व्ड फॉरेस्ट, ये स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है, स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है इनको। और इसमें जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं लाइक फार्मिंग, हंटिंग, ओके, एग्रीकल्चर, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं ये वैसे प्रोहिबिटेड होती हैं, ओके। दीज आर बैंड, ऑल एक्टिविटीज़ आर बैंड अनलेस कोई स्पेसिफिक ऑर्डर ना हो स्टेट गवर्नमेंट का कि ये एक्टिविटीज़ को छोड़ा जाता है, ये आप कर सकते हैं, ओके। नाउ स्टेटमेंट नंबर 2, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927 डिफाइंस द प्रोसीजर फॉर डिक्लेयरिंग अ रिजर्व फॉरेस्ट। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927 में सारे प्रोसीजर दिए हुए हैं रिजर्व फॉरेस्ट को डिक्लेयर करने के। आंसर है हमारा सी, बोथ 1 and 2। अब कॉन्टेक्स्ट क्या है, तो एक रिजर्व फॉरेस्ट है हेंगरा बारी रिजर्व फॉरेस्ट, और ये कहाँ है हेंगराबारी, तो ये है गुवाहाटी सिटी में, गुवाहाटी की लंग्स भी कहते हैं इसको, ओके। तो ये आपको ये याद रखना है कि जो हेंगराबारी रिजर्व फॉरेस्ट है डेट इज़ इन गुवाहाटी, असम, ओके। और इसमें काफ़ी सारी फ्लोरा और फोनल पॉपुलेशन थ्राइव कर रही है डिस्पाइट वेरियस चैलेंजेस। तो ये इसका कॉन्टेक्स्ट था इस क्वेश्चन का, ओके। तो ये आपको याद रखना है। इसी के साथ हमारा आज का जो MCQ पोर्शन है वो कंप्लीट होता है। वील मीट टुमारो, थैंक यू।